देयर, वेलकम टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। दिस इज एमपी कुमावत। अनदर वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं और ये वीडियो जो है वो 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक इंग्लिश सिलेबस एनसीईआरटी की पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में है। एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, कीपिंग क्वाइट, क्लास 12 फ्लेमिंगो। नाउ दिस पोएम इज बेसिकली अबाउट व्हाट, like let's discuss the heading, the title of the poem itself, keeping quiet. So this whole poem is about the importance of keeping quiet. चुप रहने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ये पोएम है कि वैसे दुनिया के अंदर शोर मचा हुआ है, भाग दौड़ मची हुई है, वहां पर चुप रहने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस बारे में ये पोएम है। किसने लिखी है? पाब्लो नेरूदा। कौन है ये? 1904 1973 इनका बर्थ टू डेथ लाइफ स्पैन है। इज अ पेन नेम, ये इनका पेन नेम है, आर्टिस्टिक नेम ऑफ नफ्ताली रिकार्डो रेइस बोसाल्टो। असल में इनका ओरिजिनल नेम जो है रिकार्डो नफ्ताली रेइस बोसाल्टो है, लेकिन इस बुक में इस तरह से दिया है, तो चलिए ऐसे ही करते हैं। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ फरल इन चिली, चिली के अंदर ये पैदा हुए। एंड नेरूडास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस व्हिच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। नेरूडा की जो पोएम्स हैं आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। ऐसी इमेजेस इन्होंने यूज किया जो कि एक डिवाइस होती है, नेचर से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को इन्होंने उठाया है, इमेजेस का यूज किया है, जिसमें कि जो पोएम्स हैं वो क्लियरली अंडरस्टूड हो सके, इजीली अंडरस्टूड हो सके। ऐसी क्वालिटी है जो कि इनके वर्क्स को नो लेस ब्यूटीफुल, कम ब्यूटीफुल नहीं बनाते, इसका मतलब स्पेशल बनाते हैं। इनकी पोएम्स जो है, इनका राइटिंग स्टाइल है वो स्पेशल है अपने आप में। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 के अंदर लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection. Now, this is the theme of the poem. तो क्या आइडिया क्या है इसका, क्या है पोएम, किस बारे में है? ये पोएम नेरूदा की बात करती है किसके बारे में? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी क्या है? इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? अंतर मूल्यांकन, अपने अंतर का मूल्यांकन करना, जांच करना, अपने अंदर की जांच पड़ताल करना। जैसे एक इंस्पेक्शन होता है और ये इंट्रोस्पेक्शन, अंदर की जांच पड़ताल करना, और वो भी क्वाइट रहकर। उसकी नेसेसिटी क्या है, उसकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है कि मैं चुपचाप बैठकर कहीं पर इंट्रोस्पेक्शन करूं, ध्यान करूं? असल में इसके बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। ओके, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और ये पोएम डिस्कस करती है किसके ऊपर? क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंसानों के अंदर पैदा हो जाए, उसके ऊपर डिस्कस करती है। अमंग ह्यूमन बींग्स, जानवरों के बीच में नहीं, ह्यूमन बींग्स के बीच में। नेचर के अंदर तो फिर भी सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, लेकिन इंसान ही है जो अपने बेनिफिट के लिए, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे को मारता है, नुकसान करता है। तो वहां पर इंसानों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती तो ये बाउंड्रीज या बॉर्डर्स के ऊपर एक दूसरे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ वॉर्स नहीं हो रहे होते। इंसान ही है जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर ये जो पीस है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम है असल में। तो जब हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने मन की जांच करेंगे, तो पता चलेगा कि मेरा जो रास्ता है, क्या वो रास्ता सही है या नहीं है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, कि वो रास्ता इंसानियत के बेटरमेंट के लिए है या नहीं है। तो ये पूरी पोएम जो है डिस्कस करती है पीस के ऊपर, कंपैशन के लिए, हार्मनी के ऊपर, कि कैसे दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की जो एक इमेज है वो क्रिएट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। और पोएम से पहले यहाँ पर कुछ दिया है, बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? इस पोएम का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? आपको क्या लगता है पोएम किस बारे में है? अभी हमने डिस्कस किया कि टाइटल कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है, और ये एक्चुअली डिस्कस करता है हार्मनी के ऊपर, कि वर्ल्ड के अंदर पीस कैसे बने, कैसे यहाँ पर एकदम शांति वाला माहौल जनरेट हो जाए, उसी के ऊपर बेस है। तो चलिए पहले पोएम को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये पोएम जो है ये फ्री वर्स के अंदर लिखी हुई है। इसका जो स्टाइल है वो फ्री वर्स है, कोई राइम स्कीम इसके अंदर नहीं है। सेकेंडली, ये पोएम जो है डिवाइड है 8 स्ट्रेंजर्स के अंदर, और वो भी इरेगुलर स्ट्रेंजर्स है। यानी एक स्ट्रेंजर के अंदर फिक्स नहीं है कि किसी में 4 लाइन है, किसी में 5 है, किसी में एक ही लाइन। जैसे 6 नंबर स्ट्रेंजर के अंदर तो एक ही लाइन है। और ऐसा क्यों किया जाता है? इम्फेसाइज डालने के लिए, पोएट जो बात कहना चाहता है रीडर्स उसके ऊपर फोकस करें, इसीलिए सिंगल लाइन स्ट्रेंजर का यूज किया है। तो चलिए फिर इस पोएम को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट स्ट्रेंजर। और क्या कहता है ये जरा देखिए। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हमें क्या करना है? एक काम करना है, और वो क्या है? नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक काउंट करेंगे। लेकिन आप जरा देखिए कि पहले ये स्टार्ट हो रहा है नाउ से, यानी अब हम 12 तक काउंट करेंगे। तो अब से क्या मतलब है? इससे पहले क्या हो रहा है? इससे पहले दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है, नेचर को स्पॉइल किया जा रहा है, अपने फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दुनिया के अंदर हर तरह की नेगेटिव चीजें चल रही है। तो अब तक तो चल रहा था, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे तो दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी।
लेकिन अब हमें कुछ करने की जरूरत है। तो यहाँ पर पाब्लो नेरूदा जो है हमारे लिए एक टास्क लेकर आते हैं, और वो टास्क क्या है? वो किसके लिए? मेरे लिए, या सिर्फ इंडियंस के लिए, या पर्टिकुलर रीजन के लोगों के लिए? नहीं, वी। नाउ वी इज कलेक्टिवली ह्यूमन सोसाइटी, पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए यूज हो रहे हैं। पूरे इंसान जो इस धरती के ऊपर रहते हैं सभी के लिए कह रहे हैं, सिर्फ एक के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए मैसेज है कि अब इससे पहले जो भी हम करते आए हैं उसको छोड़ो, और आज से हम सभी क्या करेंगे? काउंट टू 12। चलो एक काम करते हैं, 12 तक काउंट करते हैं। इससे पहले तो मुश्किल था, अब देखो 12 तक ही क्यों करना है। यहाँ पर ये जो डिजिट है 12, इसके कुछ मीनिंग है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। वाई नॉट 13 और वाई नॉट 11? 12 नंबर ही क्यों चूज किया? तो इस नंबर के बहुत से मीनिंग बनते हैं, जिसमें फर्स्ट मीनिंग हम इसको देखेंगे क्लॉक से, क्योंकि क्लॉक के अंदर 12 आवर्स होते हैं। 12 आवर्स शो करते हैं कंटिन्यूटी को, कि दुनिया के अंदर कोई काम जो है वो चलता ही रहे, चलता रहे, कंटिन्यूसी को शो करता है, और राउंड द क्लॉक जिसको कहते हैं अपने। एंड द सेकंड 12 मीनिंग कैन बी 12 मंथ्स। हमें पता है कि साल के अंदर मंथ्स भी 12 होते हैं, इसका मतलब पूरे थ्रू आउट द ईयर ये प्रोसेस चलनी चाहिए। एंड देन 12 इज जोडियक साइन। हमें पता है कि जोडियक साइन जो राशिफल होता है वो भी कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये जो डिजिट है असल में इट हैज अ डीपर सिग्निफिकेंस इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट्स व्हाई ही हैज सिलेक्टेड ओनली 12। अदरवाइज यू कैन काउंट अप टू 15 और 30, क्योंकि 12 सेकंड्स में, ये 12 तक काउंट करने का मतलब कितना टाइम लगेगा? 1 2 3 4 12 सेकंड्स लगेंगे बस। तो 12 सेकंड्स में अगर मैं चुप हो जाता हूँ, कीपिंग क्वाइट करता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, तो उससे क्या ही बेनिफिट हो पाएगा? लेकिन क्योंकि ये टास्क है, एक स्टार्टिंग है, कि कम से कम बिजी स्केड्यूल में जहां पर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं पागलों की तरह, ब्लाइंड फोल्डर्स, देखना ही नहीं चाहते कि हमारा जो रास्ता है वो सही है या नहीं है, तो उसके अंदर अगर मैं 12 सेकंड तक काउंट करता हूं, और 12 सेकंड यहाँ पे बता ही दिया 12 किसको डिनोट करता है? थ्रू आउट द ईयर, या फिर राउंड द क्लॉक, या फिर सभी के लिए बात हो रही है। तो दिस डिजिट और नंबर हैज अ सिग्निफिकेंस, तो इसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो 12 तक काउंट करते हैं, किसके लिए कहा? हम सभी को, जितने भी धरती पर लोग रहते हैं, हम सभी को क्या करना है? 12 तक काउंट करना है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और इसके साथ साथ हम सभी क्या हो जाएंगे? स्टिल हो जाएंगे। देयर शुड बी नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है, मूवमेंट्स चल रही है, इंसान तरक्की करने के चक्कर में नेचर को स्पॉइल कर रहा है, जानवरों को मार काट रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको स्पॉइल किया जा रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हमारे जो एक्शंस हैं, ह्यूमन के एक्शंस जो हैं, वो दुनिया के लिए, इस पृथ्वी के लिए काफी डेंजरस है। बाकी एनिमल वर्ल्ड को अगर हम देखें तो जानवर जो है वो जो जंगल लाइफ होती है वो बिल्कुल बैलेंस में है, लेकिन एक ही क्रीचर इस धरती पर ऐसा है, वो है ह्यूमंस, जिसने पूरे सभी क्रीचर्स की लाइफ को खतरे में डाला हुआ है। इवन द फ्यूचर ऑफ अर्थ इज इन डेंजर इटसेल्फ, अपने आप में ये खतरे के अंदर है। तो इंसानों का जो एक्शन है वो बाकी सब पर असर डालता है। तो यहाँ पर पाब्लो नेरूदा इस बात को समझते हुए क्या कहते हैं कि हम अपने जो एक हमारा फिक्स माइंडसेट है कि हमें आगे बढ़ना है बस, और उस आगे बढ़ने के चक्कर में मेरे सामने कौन आ रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं कितना नुकसान कर रहा हूँ नेचर का, लोगों का, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अंतर्मन की जांच नहीं कर रहा कि मेरा रास्ता सही है या नहीं है। तो वहां पर मुझे क्या करने की जरूरत है? हम सभी को, सिर्फ एक के करने से नहीं होगा। क्या करना है? काउंट अप टू 12 तक काउंट करना है, और अपने मूवमेंट्स को रोक देना है, अपने हाथों को बांध लेना है, कुछ नहीं करना है। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो नेगेटिव जो आउटकम्स हैं वो कैसे आएंगे? तो यहाँ पर देखो, कीपिंग क्वाइट के ऊपर ही पूरी पोएम चल रही है, और इसके बेनिफिट्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं फिर। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. क्या करें हम? For once, कम से कम एक बार, in the name of God. Although this is very difficult for humans to stop. किसी के पास टाइम नहीं है कि रुक कर, सड़क पर कोई पड़ा हुआ है तो पड़ा रहे। मेरे पास तो टाइम नहीं है कि उसको उठाऊं, कोई एम्बुलेंस को फोन करूं, उसकी हेल्प करूं। नो, नेचर अगर स्पॉइल्ड हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पृथ्वी के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पर्सनल डिजायर्स, परस्यूट्स के अंदर ही मैं बिजी हूं बहुत ज्यादा। तो वहां पर ये बात समझने वाली है कि मुश्किल है, बट फिर भी फॉर वंस, कम से कम एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के फेस पर। अर्थ के फेस का मतलब क्या होता है? अब इस बात को समझना है। अर्थ का फेस होता है क्या? अगर ये अर्थ है तो क्या ये इसका फेस है? नहीं, ये अर्थ है मान लीजिए। तो अगर मैं स्पेस से देखता हूं तो ये जो पॉइंट है ये इसका फेस है, इस पॉइंट से देखूंगा तो ये फेस है, इस पॉइंट से देखूंगा तो ये फेस है। तो अगर चारों तरफ से मैं अगर स्पेस से देखता हूं अर्थ को, जो अर्थ का जो सरफेस है वही अर्थ का फेस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस अर्थ पर चाहे आप कहीं से भी हो,
अगर मैं इस अर्थ को इस तरह से बनाऊं तो अर्थ में आप चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, कहीं से भी हो आप, तो उस कंडीशन में तो आप, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, कुल मिला के ये बात है कि कीपिंग क्वाइट से दुनिया के अंदर पीस कैसे होगी। तो अगर पाब्लो नेरुदा का मैसेज अगर मैं समझता हूँ कि बीइंग एन इंडियन, कि मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए ये मैसेज है, मैं अब अपना एक्शंस को स्ट्रिम कर लूंगा, मैं अब किसी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, किसी पे हमला नहीं करूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बट व्हाट अबाउट माय नेबर कंट्री। अगर वो इस मैसेज को ग्रैब नहीं करती है तो वो तो मेरे ऊपर अटैक कर देगी। तो समझ रहे हैं ना बात आप, सभी के लिए इस मैसेज को ग्रैब करना जरूरी है, इसको एक्सेप्ट करना, अपने लाइफ के अंदर धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कलेक्टिवली बात होगी, तो यहाँ पर किसके लिए है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इस अर्थ के ऊपर, इसका जो फेस है, इसका फेस का मतलब कोई भी एरिया हो, कोई भी एरिया होगा मतलब अलग अलग कंट्रीज, कितनी सारी कंट्रीज होंगी इस पृथ्वी पर। तो आप कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप सभी को क्या करना है, कम से कम एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलो हम एक काम करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते। तो कुल मिला के यहाँ बात समझने वाली है कि ये जो यूनिवर्सल मैसेज है कीपिंग क्वाइट का, ये सभी के लिए है, पर्टिकुलर किसी रीजन के लोगों के लिए नहीं है। और क्या करना है उन लोगों को, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते। ऐसा कहने के पीछे पर्पस क्या है? देखो, लैंग्वेज जब भी वर्ड आता है तो इस बात को समझे कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करने का मीडियम है, लेकिन साथ ही साथ लैंग्वेज है वो जो क्रिएट करती है डिफरेंसेस क्रिएट करती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं अगर अफ्रीका की किसी कंट्री में जाऊं और मैं अपनी लैंग्वेज कुछ बोल रहा हूं और आगे वाला कुछ और बोल रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, दोनों क्या बात करना चाह रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे। यहाँ पर भी अगर देखूं तो मैं कहूँ कि मैं तो हिंदी बोलने वाला हूँ, ये इंग्लिश बोलने वाला है, अलग है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो जहां पर लैंग्वेजेस अलग होंगी, डिफरेंसेस होंगे, फाइट्स होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेजेस डिफरेंसेस क्रिएट करती है। तो चलो ये काम करते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात ही नहीं करते हैं, हम चुप हो जाते हैं। तो जब चुप हो जाते हैं तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है फिर हमारी बच जाती है, वो लैंग्वेज है अंडरस्टैंडिंग की, आपस में समझते हैं, इशारों से समझने चाहिए, तो वहां पर किसी लैंग्वेज की नीड नहीं है। तो कहने का मतलब है चलो किसी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। अभी हम लगे हुए हैं भाग दौड़ के अंदर, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक काम करते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकंड के लिए जरा रुक जाते हैं, जरा सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक बिजी होंगे, भागते रहेंगे, डेली चोर्स के अंदर बिजी रहते हैं, तब तक हम कैसे सोचेंगे। और जब हम बैठेंगे, आत्म ध्यान करेंगे, 12 सेकंड से गिनेंगे, तो 12 सेकंड तो सिर्फ टास्क है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको बात समझ में आ जाएगी, तो लाइफ ही सुधर जाएगी आगे। तो कहने का मतलब शुरुआत है, सिर्फ 12 सेकंड चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उस टाइम में आपको रियलाइजेशन हो सकता है, इसलिए जरूरी है। तो मुझे क्या करना है कि मेरे जो एक्शंस हैं वो विदाउट थॉट्स हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं कि वो सही है या गलत है। तो मुझे क्या करना है, अपने एक्शंस को एक बार रोक लेना है, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। और हमारी जो आर्म्स इतनी ज्यादा मूव हो रही है, उनको इतनी ज्यादा मूव नहीं करते हैं। आर्म्स का मतलब क्या हुआ, आर्म्स ही वो है जिससे हम सारे काम करते हैं। अगर कोई बॉम्ब्स बना रहा है तो आर्म्स का यूज हो रहा है, अगर कोई किसी कंट्री के ऊपर रॉकेट छोड़ रहा है, गन चला रहा है, अगर कुछ ड्रग्स बेच रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, पेड़ काट रहा है कुल्हाड़ी से, तो किसका यूज हो रहा है, आर्म्स का। तो एक काम करते हैं कि अपनी आर्म्स को मूव नहीं करते हैं, हम रुक जाते हैं। जब मैं रुक गया, आर्म्स को भी मैंने स्टॉप कर लिया, इसका मतलब मैं बिल्कुल इस कंडीशन में हूँ या इस कंडीशन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा और मैंने लैंग्वेज भी कोई यूज नहीं कर रहा, तो मैं चुप हूँ। तो जब ऐसा होगा कि मैं कुछ बोल भी नहीं रहा, मेरे हाथ भी रुके हुए हैं, मैं किसी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर रहा, अगर ऐसा करता हूँ तो एक साइलेंस क्रिएट हो जाएगी, और उस साइलेंस से ही कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जिसके लिए पोएम का नेम है कीपिंग क्वाइट। क्वाइट तो मैं हो गया, मेरे एक्शंस क्वाइट हो गए, मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा, मेरा माउथ शट है, तो अब मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा उसका, वो हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ पर देखिए कि लेट्स एंड लेट्स, 2 लाइन की जब स्टार्टिंग सेम होती है, तो यहाँ पर एक डिवाइस है, वो है एनाफोरा। डिवाइसेस इस पोएम के अंदर काफी सारी है, तो इस पोएम के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अभी इसको डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं, वो क्या है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। नाउ इन दिस स्टेंजा वी विल डिस्कस द बेनिफिट ऑफ कीपिंग क्वाइट। चुप रहने का बेनिफिट जो हमें पहला दिखाई दे रहा है वो क्या है। अगर हम चुप हो जाते हैं, अपने एक्शंस को स्टॉप करते हैं, कुछ एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो सबसे पहला जो चेंज, जो फायदा देखने को मिलता है वो ये है। वो क्या है, इट मतलब वो मोमेंट जिसके अंदर हम पहुंचेंगे, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। वो जो मोमेंट होगा, वो जो पल होगा, वो एक्सोटिक, दैट मींस स्ट्रेंज और यूनिक, वो बड़ा ही स्ट्रेंज और यूनिक होने वाला है। ऐसा मोमेंट हमने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा पहले। हालांकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, हमने ऐसा किया है। बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं लेके चलूंगा वो है
कोरोना, लॉकडाउन, हम सभी ने लॉकडाउन का टाइम फेस किया है। इससे पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि दुनिया एकदम से बंद हो जाए, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपने घरों के अंदर पड़े हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा बाहर। वो जो मोमेंट था, एक्सोटिक मोमेंट था, इट वाज अ स्ट्रेंज मोमेंट दैट वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड अर्लियर। कभी हमने पहले उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो अगर मैं कीप क्वाइट करता हूँ, अपने एक्शंस को रोक लेता हूँ, तो वो जो पल होगा वो भी एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट एंजल्स, वो जो मोमेंट होगा वो विदाउट रश होगा, उसमें ना ही तो कोई रश होगा, कोई रश नहीं है। हम देखें कि लॉकडाउन से पहले पापा कहीं और काम करते हैं, अगर बेटे हैं तो कहीं बाहर जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सब वापस कहाँ आ गए, एक जगह पर आ गए। और एक जगह पर अब किसी को कहीं नहीं जाना, विदाउट रश, किसी को रश नहीं है। अभी तो दुनिया देखो सड़कों के ऊपर, आप तो रश में है, भाग रहे हैं, अपने अपने काम पर जाना चाहते हैं, अपने अपने डिजायर्स को फुलफिल करने की दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे वो ऐसा मोमेंट था जिसमें कोई रश नहीं है, किसी को कोई जल्दी नहीं है, विदाउट इंजन्स, ना ही कोई इंजन्स की आवाज, कोई शोर, कोई मूवमेंट। इंजन से मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज। दुनिया के अंदर हर चीज जो चल रही है वो इंजन से चल रही है। मैं काम पर जाता हूँ तो बाइक, अगर बस, ट्रेन या कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर अगर पोल्यूशन हो रहा है तो इंजन है। अगर मैं किसी देश में हमला करता हूँ तो जो आम जो हथियार है, जो है ना, गन्स हैं, वो भी कहाँ बनती है, फैक्ट्रीज में, मशीन चलती है। डिस्ट्रक्शन होता है, पेड़ कटते हैं तो मशीन चलती है, पेड़ कटते हैं स्पीड बढ़ जाती है, कुल्हाड़ी कौन यूज करता है आजकल। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो मोमेंट होगा जब हम अपने आर्म्स को रोक लेंगे, अपनी मूवमेंट्स को रोक लेंगे, हम अपने एक्शंस पर एक सेकंड थॉट देंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ। ऐसे मोमेंट के अंदर वो जो पल होगा वो बड़ा ही स्ट्रेंज पल होगा, उसमें इंजन्स नहीं होंगे, रश नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जा रहा, कहीं जाने की जल्दी नहीं है। ओके, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस मोमेंट में हम सभी एक साथ होंगे, क्योंकि पापा को कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, कहीं किसी को कहीं नहीं जाना, हम सभी एक साथ होंगे। ओके, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, वो भी किसमें, एक सडन, अचानक से आई हुई स्ट्रेंजनेस के अंदर, क्योंकि वो स्ट्रेंज मोमेंट है। स्ट्रेंज, ऐसा हमने पहले कभी फील नहीं किया। अब इस मैसेज को थोड़ा ब्रॉड लेवल पे समझते हैं। ये मैसेज मैंने लॉकडाउन का दिया फैमिली के पर्सपेक्टिव में, लेकिन इसको बड़ा समझते हैं दुनिया के पर्सपेक्टिव में। यहाँ पर ऑल बी टुगेदर, ऑल यहाँ पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं है, ये है वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के देशों के लिए। अभी डिफरेंसेस हैं, अभी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, रिलीजन अलग अलग हैं, कंसेप्ट अलग अलग हैं, बिलीव्स, ट्रेडिशंस अलग हैं, जिसकी वजह से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। जबकि हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ह्यूमंस, इंसान है हम सब, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ हैं, वॉर्स हैं, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, तीसरे के चांसेस बने हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर पाब्लो नेरुदा इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि अगर हम 12 सेकंड तक काउंट करें, अपनी मूवमेंट्स को रोकें और एक पल बैठकर जरा विचार करें कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या मेरा रास्ता सही है, और अगर मैं सोचूंगा तो हम सभी एक साथ आ जाएंगे। एक साथ का मतलब कौन? कंट्रीज, दुनिया के देश जो भी अलग अलग बंटे हुए हैं वो एक साथ आ जाएंगे, और वो जो मोमेंट होगा वो स्ट्रेंज मोमेंट होगा सभी के लिए। कैसे कैसे हो सकता है कि दुनिया के अंदर पीस जनरेट हो जाए, जो कि क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है हम सभी को। तो चलिए कुल मिला के बात कर रहे हैं बेनिफिट की, कि अगर हम कीप क्वाइट करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट और क्या बेनिफिट हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. Okay, fishermen in the cold sea, this is all the benefit, also the benefit. What is the benefit? Fisherman, एक मछुआरा जो होता है in the cold sea, जो कहाँ जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, cold sea, समुद्र के अंदर, क्या जरूरत है उसको कोल्ड सी में जाने की। अब हम देखें कि कोल्ड वर्ड जो होता है वो एक पॉजिटिव सिंबल नहीं है, नेगेटिव है। कौन है जो कंफर्ट को, कोजीनेस को छोड़कर डिस्कंफर्ट वाले एरिया में जाना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन फिशरमैन क्या है कि वो गर्मियों के अंदर तो जाता ही होगा, सर्दियों के अंदर जब समुद्र ठंडा होता है तब भी वो जा रहा है, और क्या कर रहा है? वुड नॉट हार्म व्हेल्स। लेकिन अगर वो कीप क्वाइट हो जाए, अगर वो अपने एक्शन को रोक ले, तो क्या होगा? वो समुद्र में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो क्या बेनिफिट होगा? वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वहां जाकर व्हेल्स को हार्म नहीं करेगा। तो सिर्फ व्हेल्स को शिकार करने के लिए जाता है क्या? अब इस 2 लाइन को बड़े अच्छे से समझेंगे वापस से। देखिए क्या यहाँ पर कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में जाना, मछुआरा अपने डेली लाइफ के जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल कर सकता है गर्मियों से ही। गर्मियों के अंदर मछलियां पकड़ने जाता है, ठीक है, आदमी की नीड क्या है? 2 रोटी, कुछ कपड़े और मकान, बस। लेकिन क्योंकि आजकल की दुनिया शो ऑफ करने वाली, नीड्स ज़्यादा हो गई है, बच्चे ने डिमांड कर ली कि मुझे तो ये फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, बाइक चाहिए,
तो वो जो मछुआरा फिशरमैन है वो अपनी नीड से आगे बढ़कर अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के चक्कर में अपने कंफर्ट को भी ताक पर लगाकर, कहाँ जरूरत थी ठंडे समुद्र में जाने की, आराम से घर पर बैठकर गर्म चाय को एंजॉय कर सकता था, लेकिन जाना पड़ रहा है कोल्ड सी में। तो कोल्ड सी में जाने का मतलब हुआ खुद को भी हर्ट कर रहा है, खुद को भी टॉर्चर कर रहा है, और वहां जाकर वेल्स को भी टॉर्चर कर रहा है। वेल्स ही क्यों यूज किया? वेल्स सबसे बड़ा एनिमल है सी वर्ल्ड का, तो उसके अंदर वो सारे आ गए थे, यानी इस पूरे मरीन लाइफ को ही डिस्टर्ब करता है। तो लेकिन अगर वो कीप क्वाइट करे और बैठकर सोचे जरा, क्योंकि वे अभी हमने लास्ट स्टेज में पढ़ा कि नो इंजन्स, जब इंजन ही नहीं चलेगा तो बोट समुद्र में जाएगी कैसे? कोई रश नहीं, आराम से बैठा होगा और सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जब बैठा होगा समुद्र में जाएगा ही नहीं, तो वेल्स को, नेचर को भी हर्ट नहीं करेगा, ना ही खुद को हर्ट करेगा। तो हम इंसान इतने बेवकूफ है अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के चक्कर में, जो कि नेवर एंडिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम हमने पढ़ी 10th क्लास के अंदर, फायर एंड आइस, हमें पता है कि डिजायर्स कभी फुलफिल नहीं होती, एक के बाद नहीं आती रहती है। तो कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा, कहीं तो हमें बैठकर ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि मेरी ये जो दौड़ है, ये जो वाइल्ड गूस चेज है, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हमें रुकना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है कीपिंग क्वाइट का कि फिशरमैन जो पहले जाकर मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करता था, खुद को भी हर्ट करता था, वो अब नहीं करेगा अगर वो कीप क्वाइट कर ले, यानी कीपिंग क्वाइट हो जाए, और कहने का मतलब इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाए। उसके बाद एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है। ये पोइट ने एक कॉमन एग्जाम्पल उठा लिए सीधे ही, तो इसमें सेकंड क्या है? मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा। ये कोई भी मजदूर आदमी है, बहुत सी दुनिया के अंदर मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं धूप के अंदर, और ये एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना चाहता है, बच्चों की डिमांड्स है, फी फिल करनी है, या कोई फॉर्म फिल करना है, या फिर कोई घर का सामान लेकर आना है, तो वहां पर दिन रात लगा हुआ है अपनी हालत के लिए, अपने सुधार के लिए। ऐसा नहीं ग्लव्स भी नहीं पहनता क्योंकि उसने पैसे नहीं है, और वो नमक इकट्ठा कर रहा है। अब नमक से क्या होता है कि हर हाथ जो है वो कट्स लग जाते हैं उसके अंदर। तो कहने का मतलब वो है कि वो अपने हर्ट हैंड्स का ख्याल किए बगैर लगा हुआ है नमक इकट्ठा करने में। क्यों लगा हुआ है? नीड्स को पूरा करने में, जबकि उसको बैठकर कीप क्वाइट यानी चुप रहकर उसको इंट्रोस्पेक्शन करने की नीड है कि ऐसे में कितनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लूंगा, ये इच्छाएं तो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। तो वहां पर वो रुकेगा और बैठकर सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा। अपने हर्ट, चोट लगे हुए हाथों को देखने से मतलब है अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना, अपनी कंडीशन के बारे में भी सोचना। बस दूसरों के बारे में सोचने में लगा हुआ है, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं किया, अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को हर्ट कर रहा हूँ, चोट पहुंचा रहा हूँ। तो कुल मिला के इस बात को समझने की नीड है कि अगर मैं कीप क्वाइट होता हूँ, अगर मैं चुप हो जाता हूँ, तो ये उसके बेनिफिट्स है कि हम ना तो नेचर को स्पॉइल करेंगे और ना ही हम खुद को भी हर्ट करेंगे। ये बेनिफिट होने वाला है कीपिंग क्वाइट का। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। तो आगे ये पोएम ऐसे ही कंटिन्यू है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर फोर्थ स्टेंजा। ये फोर्थ स्टेंजा है, तो हम बात करें कीपिंग क्वाइट के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा। दोज, वो लोग, हु, जो कि प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ दिस ग्रीन वॉर्स हैज टू मीनिंग्स, दोनों ही मैं आपको ये कंसीडर करने के लिए कहूंगा। फर्स्ट, ग्रीन वॉर्स इज अबाउट नेचर। वो लोग जो नेचर के अगेंस्ट ग्रीन वॉर्स, ग्रीन क्योंकि ग्रीन से यहाँ पर फॉरेस्ट समझ सकते हैं, तो वो लोग जो फॉरेस्ट के खिलाफ वॉर्स करने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्योंकि सिंपल सी बात है, एक होता है लिमिट के अंदर पेड़ काटना, एक होता है वॉर लेवल के ऊपर, बहुत बड़े लेवल पर पेड़ों को काटना, एक तरह से वॉर चढ़ी हुई है, पोल्यूशन करना, खराब करना नेचर को, एक तरह से वॉर लेवल पर सब कुछ चल रहा है। तो वो लोग जो नई नई प्लानिंग कर रहे हैं, नए नए तरीके खोज रहे हैं कि कैसे नेचर को एक्सप्लॉइट किया जाए, वो जो तैयारी कर रहे हैं नई वॉर्स की, वॉर्स विद गैस, वो वॉर्स जो गैस के साथ होने वाली है, पोल्यूशन वाली गैसेस, अलग अलग गैसेस हो सकती है, एंड वॉर्स विद फायर, और वो वॉर जो फायर के साथ आग लगाकर या ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। ये तो देखो इसका एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग जो कि स्ट्रॉन्ग मीनिंग भी है, वो दूसरा मीनिंग क्या है, या ग्रीन का मतलब एक और बनता है, वो है न्यू, नई। वो लोग जो न्यू वॉर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, लड़ाइयाँ हो चुकी है, लेकिन वो लोग जो नए वॉर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ना कुछ बॉर्डर्स के ऊपर पंगा करना है जिससे कि नई लड़ाई स्टार्ट हो जाए। तो कोई ना कोई तो है जो दिमाग चला रहा है, कोई ना कोई तो बैठा हुआ है जो टिक कर नहीं बैठ रहा है, कुछ ना कुछ खुराफाती करने की फिराक के अंदर है। तो वो लोग जो नए वॉर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सी वॉर्स?
वॉर्स विद गैस, ऐसी वॉर जो गैसेस के साथ हो। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर्स के ड्यूरिंग ऐसे बॉम्ब्स यूज़ किए जाते थे जिसके अंदर डेडली गैसेस का यूज़ करते थे, बाद में उनके ऊपर बैन आ गया, अब वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे वॉर जिसमें डेडली गैसेस का यूज़ किया जाए, वॉर्स विद फायर, ऐसे वॉर जिसके अंदर फायर, डिस्ट्रक्शन, बॉम्ब्स, है ना, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इस तरह के हाइड्रोजन बॉम्ब्स का यूज़ किया जाए बड़े बड़े लेवल पर। तो वो लोग जो चुपचाप नहीं बैठते हैं, जो नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर पीस इस्टेब्लिश हो, तो वो लोग जो नए नए वॉर्स की न्यू प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खुराफाती करते रहते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। और ऐसी वॉर का क्या फ़ायदा? मान लीजिए कोई ऐसा वॉर हो भी जाता है, अभी रशिया एंड यूक्रेन के बीच में हुआ, और एक कंट्री उसमें जीत भी जाती है और वो लगभग बराबर एकदम टक्कर का मुकाबला हो, तो उसमें विक्ट्री अगर मिल भी जाती है विद नो सर्वाइवर्स, जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना बचे, उस विक्ट्री के अंदर कोई सर्वाइवर, उस विक्ट्री को एंजॉय करने वाला ही कोई ना बचे। दोनों ने कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर एटम बॉम्ब यूज किया, इधर भी बहुत से लोग मर गए, इधर भी मर गए, हर किसी का कोई ना कोई चाहने वाला मर गया। तो कहने का मतलब वहां पर उस विक्ट्री को जब सेलिब्रेट करने वाला ही नहीं है कोई। दूसरे कंटेक्स्ट में अगर नेचर को समझते हैं, अगर नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम ही नहीं बचेंगे, क्योंकि हम नेचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो जब कोई बचेगा ही नहीं तो क्या फायदा है ऐसी विक्ट्री का? तो इन दोनों ही मीनिंग्स को इस स्टैंजा के अंदर कंसीडर किया जाता है। बट आई वुड गो स्ट्रांगली विद इन वॉर्स, कि यहाँ पर ये वॉर्स कौन से वॉर्स हैं? जो वर्ल्ड वॉर टाइप के वॉर्स हैं उनकी बात हो रही है, राइट। कुछ बुक्स में नेचर का भी दिया हुआ है, खास करके आरबीसी की कुछ गाइड्स के अंदर, जो कि हम ठीक है समझने को समझ सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं मानेंगे। ओके, सो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी जीत का क्या फायदा, ऐसी वॉर्स का क्या फायदा जब दुनिया के अंदर हार्मनी ही डिस्टर्ब हो जाए, दुनिया का माहौल रहने लायक ही ना रहे, तो उस विक्ट्री का क्या फायदा? ओके, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, लेकिन यहाँ पर चेंज है। वो चेंज क्या है कि हमें क्या करने को बोला है पाब्लो नेरुदा ने? कीपिंग क्वाइट, चुप रहने के लिए बोला है। अगर मैं चुप हो जाऊं, अगर मैं एकदम शांत हो जाऊं तो कुछ बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? वो लोग जो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ पर बम फोड़ दूं, कहाँ पर मैं गन चला दूं, कहाँ पर कौन सा न्यू कुछ डेवलप कर दूं, कोई डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब टाइप ऐसा कुछ, वो चुपचाप बैठेंगे, कीप क्वाइट, यानी वो चुप रहेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। उन्हें रियलाइज होगा कि ये सही नहीं है, गलत कर रहा हूं मैं, तो वो क्या होगा फिर? बेनिफिट होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अगर वो लोग न्यू वॉर्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते तो क्या होता? देयर वुड बी नो नीड ऑफ गन्स, क्या जरूरत थी बंदूकों की? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इस देश का सैनिक और इस देश का सैनिक, ये बॉर्डर, दोनों ही क्या करते? क्लीन क्लोथ्स पहन लेते। तो अभी मैले कपड़े पहने हुए हैं ऐसा तो नहीं है। क्लीन क्लोथ्स का मतलब जिसके ऊपर किसी इनोसेंट का ब्लड, खून ना लगा हुआ, उसको बोलेंगे क्लीन। तो दोनों ही, किसी के ऊपर किसी इनोसेंट का कत्ल का इल्जाम नहीं होगा, दोनों क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे एंड वॉक अबाउट, और इधर उधर घूमेंगे, अबाउट बिना किसी एम के, विद देयर ब्रदर्स, किसके साथ? देयर मतलब किसके? सभी कंट्रीज के लोगों की बात हो रही है, यानी जर्मनी के उनके कंट्री के साथ, इंडिया के कोई चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रशिया के यूक्रेन के साथ, अपने अपने भाई, उनके भाई, किसी और कंट्री के भाई, उनके भाई, इस तरह से वो सभी अपने ब्रदर्स, जैसे वो टर्म कहते हैं ना कि ब्रदर फ्रॉम अदर मदर या अनदर मदर, ऐसा कुछ रहता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हम सब वैसे तो भाई हैं, एक ही पिता, एक कस के हम बारीक, जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा होता है कि हमारा पिता एक है, एक के हम बच्चे हैं। तो अगर हमारा पिता, दैट मीन्स परम आत्मा एक है, तो सब हमारे भाई हुए। तो फिर लड़ाई किस बात की? किस बात के लिए हम किसी को कत्ल करेंगे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही क्लीन क्लोथ्स पहनते और अपने अपने भाइयों के साथ इधर उधर कंधे पे हाथ रखकर टहल रहे होते, गपशप कर रहे होते, कोई लड़ाई होती ही नहीं। अगर कीपिंग क्वाइट वाला पॉइंट समझ में आ जाता तो। ओके, इन द शेड, और कहाँ घूम रहे होते वो? शेड के अंदर। अब शेड जो होती है, छाया, छाया किसको शो करता है? देखो, धूप शो करती है प्रॉब्लम्स को, है ना, परेशानियों को, डिस्टर्बेंस को। शेड शो करता है कंफर्ट को, आराम को, रिलैक्सेशन को, राइट। शेड के अंदर, शेड में क्या करते हैं आप? आराम करते हैं पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर वही है कि कोई आपस में डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, कोई गर्मा गर्मी नहीं चल रही है, एकदम माहौल शांत है। तो अपने भाइयों के साथ सुंदर कपड़े पहनकर घूम रहे होते। सुंदर कपड़े का मतलब जिस पे खून ना लगाओ, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं कर रहे होते। अभी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उसको मार दूं, कैसे मैं बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूं, कैसे पड़ोसी देश के साथ कुछ पंगा कर दूं। लेकिन अगर कीपिंग क्वाइट हो जाए, अगर हम अपने एक्शंस को जरा सोचें कि मेरे जो एक्शंस हैं वो सही है या नहीं है, तो बात समझ में आ जाए, तो उसके बाद कोई वॉर्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। ये बेनिफिट है इसका। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट फिफ्थ स्टेंजा। What I want should not be confused। अब यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी हो जाती है समझने के लिए कि हमारे लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा। और वो क्या? देखो, कोई भी सोचेगा
कि अगर पोएट ने ऐसा कहा है तो क्या ही दिक्कत है, हमारा दिमाग वैसे नेगेटिव साइड में ज़्यादा चलता है। पाब्लो नेरुदा ने कहा कि अपने हाथ रोक लो, अपनी किसी भी लैंग्वेज में मत बोलो, कुछ मत करो, तो स्टूडेंट्स कहेंगे भी ये लो जी हमारी किताबें ये पढ़ी, पाब्लो नेरुदा ने कहा है हम तो कुछ नहीं करेंगे अब, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर इस पॉइंट को आप गलत समझ सकते हो तो पाब्लो नेरुदा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिफ्थ स्ट्रेंजा के अंदर बात को क्लियर कर रहे हैं। वो क्या, देखो, व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, मैं जो चाहता हूं, क्या चाहता हूं नहीं, मैं जो चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, उस बात को कंफ्यूज नहीं करना है विद टोटल इनएक्टिविटी। किसके साथ, यहां तक है फिफ्थ स्ट्रेंजा, टोटल इनएक्टिविटी के साथ। टोटल इनएक्टिविटी क्या होती है, सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर टोटल इनएक्टिव है, कुछ नहीं करता वो। अगर आप भी ऐसा करते हो कि पाब्लो नेरुदा ने कहा है कि हमें कुछ नहीं करना, कुछ बोलना नहीं है, तो ले जी मैंने अपने हाथ ऐसे कर लिए, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा, मैं चुपचाप बैठा हूँ, बस कुछ नहीं करूंगा, अब ना काम पे जाऊंगा, ना मैं पढ़ाई करूंगा, ना कुछ और, तो ये तो टोटल इनएक्टिविटी हो गई, वो तो पत्थर के समान हो गई आपकी लाइफ। ऐसी लाइफ का कोई पर्पस है क्या, ऐसी लाइफ का कोई मीनिंग है क्या, नहीं है। तो ऐसी लाइफ तो फिर यूजलेस है, वो तो मुर्दा के समान, मरे हुए लाश के समान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाब्लो नेरुदा ये नहीं कह रहे कि कुछ मत करो। जब वो कहते हैं कि चुप हो जाओ, अपने एक्शंस को रोक लो, अपने हाथों को रोक लो, मूव मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मत करो, तो फिर क्या मतलब है, कुछ तो मतलब है। लास्ट और सिक्स्थ स्ट्रेंजा के अंदर ये लाइन जो एम्फेसाइज डालती है वो क्या, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ इज, हमारी लाइफ है, क्या है, व्हाट इट इज अबाउट, जो ये होती है, जिसके लिए होती है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी लाइफ क्या होती है, लाइफ जैसे आपने वो टर्म सुनी होगी, जीने का नाम जिंदगी है, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। तो एक पत्थर बन जाऊं अगर मैं, टोटल इनएक्टिविटी को अगर मैं धारण कर लूं, तो मेरी लाइफ जो है वो यूजलेस हो जाएगी। तो मुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, अपने आर्म्स को मूव तो करना पड़ेगा, यही तो जिंदगी है। तभी तो हम कहते हैं कि जिंदा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, जिंदा हूं। और जिस दिन पड़ जाऊंगा नीचे, हाथ पैर रुके होंगे, मूवमेंट नहीं होगी, जबान चल नहीं रही होगी, कोई लैंग्वेज में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो क्या उसका कोई मीनिंग है, नहीं। तो कहने का मतलब है जिंदगी है ही किसके बारे में, इट इज अबाउट, जिसके लिए होती है। लाइफ का जो पर्पस है वह है आगे बढ़ना, काम करना। लेकिन अब पाब्लो नेरुदा तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टिव बातें कर रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा, एक तरफ तो कह रहे हैं कुछ मत करो, एक तरफ कह रहे हैं करना तो पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। यहाँ पर पाब्लो नेरुदा ने अपनी बात क्लियर कर दी कि मुझे तो बस ये चाहिए, वो क्या, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, नो ट्रक, कोई भी ट्रक नहीं चाहिए, विद डेथ, मौत के साथ। मौत के साथ मतलब फुल ऑफ डेड बॉडीज। ओके, वॉर कंडीशन को देखते हैं। अगर आपने वर्ल्ड वॉर के कुछ कंडीशंस देखी है, केजीएफ मूवी के अंदर भी एक सीन था जब लाशें भरकर आती है ट्रक के अंदर। अभी कोई सैनिक अगर शहीद होता है तो एक ट्रक के अंदर आता है, कॉफिन के अंदर, एकदम बढ़िया। लेकिन वॉर कंडीशन के अंदर ट्रक्स के अंदर लाशें भर भर के आती है। तो कहने का मतलब ह्यूमैनिटी कहाँ गई, इंसानियत का कत्ल हो गया, मानवता का कत्ल हो गया। मैं बस वो नहीं चाहता। सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर ये वही बात होगी जैसे कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में डायलॉग चलता है, तो कृष्ण जी एक्शन पर जोर देते हैं कि एक्शन करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अर्जुन का एक क्वेश्चन था, काउंटर क्वेश्चन, वो अपनी जगह पर कहीं ना कहीं ठीक थे, क्योंकि वो आउटकम को डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं हथियार उठाता हूं तो सामने ब्लड शेड होगा, हजारों लोग मरेंगे। मैं उसके ऊपर सोच रहा हूं कि क्या मेरा एक्शन सही है या नहीं है, ये सोचना जरूरी है। वही बात यहाँ पर पाब्लो नेरुदा क्लियर करते हैं कि आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। लाइफ का मतलब ही आगे बढ़ना होता है, प्रोग्रेस करना होता है, लेकिन वो प्रोग्रेस इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिसमें लाखों लोग मर जाएं। मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूं पर ये इस पॉइंट पर नहीं, या इस कॉस्ट पर नहीं कि मैं मरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर दूं, समुद्रों से मछलियां गायब हो गई, कि पेड़ काट काट कर पेड़ ही गायब कर दूं, जंगल के जंगल गायब कर दूं। इस तरह का प्रोग्रेस नहीं चाहिए। प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, लेकिन जरा सोचो, विचार करो कि क्या कर रहे हो, कौन से रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, ये रास्ता सही है या नहीं है। तो प्रोग्रेस तो करो, अच्छी बात है, लेकिन पाब्लो नेरुदा क्लियर करते हैं कि मुझे बस लाशों से भरे हुए ट्रक्स नहीं चाहिए। कहने का मतलब डिस्ट्रक्शन, विनाश नहीं चाहिए, बात खत्म। तो ये कीपिंग क्वाइट से ही होगा, इंट्रोस्पेक्शन से होगा। जब मैं सोचूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तभी इस पर सोचूंगा, अदरवाइज लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं। जो आदमी गलत काम कर रहा है वो कभी नहीं सोचता कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसने रुक कर कभी इंट्रोस्पेक्शन किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि मेरा जो रास्ता है वो सही है या गलत। ओके, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रेंजा आता है, ये इस पोएम का सबसे बड़ा 7th नंबर स्ट्रेंजा है, राइट। वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक सबसे बड़ा 7, ऑलमोस्ट 7 लाइन्स का ये स्ट्रेंजा है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड,
अब थोड़ा सा अच्छा मीनिंग आने वाला है। अगर हम इंसान इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड, माइंड तो कितने होते हैं हमारे अंदर, एक ही तो होता है, ब्रेन्स दो होते हैं बायोलॉजिकली। सिंगल माइंडेड का मतलब यहाँ पर है सेल्फिश। अगर हम इंसान, हम मतलब कौन, सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरी पृथ्वी के जितने भी लोग हैं सब है, सबके अंदर ये कॉमन एक गुण होता है। ओके, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। अगर हम इतने स्वार्थी ना होते, कैसे स्वार्थी, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। फॉर कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम स्वार्थी हैं क्योंकि कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम सिर्फ अपनी लाइफ को मूव करवाना चाहते हैं। मैं अगर पेड़ काटने का बिजनेस करता हूँ क्योंकि मुझे बाइक चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मेरे बेटे को फैसिलिटीज चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो मैं तो पेड़ काटूंगा। मैं अगर हथियार बनाता हूं तो कोई किसी को मारे, मुझे क्या मतलब, मुझे तो पैसे आ रहे हैं ना, दैट इज सेल्फिशनेस। अगर मेरे एक्शंस की वजह से नेचर डिस्टर्ब हो रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई एम सेल्फिश। अगर हम इतने सेल्फिश ना होते, अपना ही स्वार्थ ना देखते, एंड फॉर वंस, और कम से कम इस धरती पर फॉर वंस एक बार, कुड डू नथिंग, काश ऐसा हो पाता कि हम कुछ नहीं करते। अभी हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं करने का मतलब वही स्टॉप हो जाना, अपने आर्म्स को रोक लेना, कुछ नहीं करते। अगर perhaps a huge silence might interrupt the sadness, तब क्या होता, अगर मान लो पूरी दुनिया, एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, सभी बच्चे अगर कुछ नहीं करते हैं, कोई पेन भी नहीं चला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वहां पर एक ह्यूज साइलेंस क्रिएट हो जाएगी, और पूरी दुनिया के अंदर हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया। ह्यूज साइलेंस, ह्यूज साइलेंस क्या हो जाएगी, वो क्या कर सकती है, perhaps, शायद, might, lesser possibility but still there is possibility to interrupt this sadness, वो जो शांति है, वो जो चुप्पी है, वो क्या पता इस सैडनेस को इंटरप्ट कर दे। अब देखो कहने का मतलब क्या है, ये एक आदमी है, ये सैडनेस में है, और होगा क्या, जब लगातार वहां पर एक शांति होगी, शांति होगी तो कहने का मतलब उसके पास टाइम होगा, वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा, वो सोचेगा कि मैं दुखी क्यों, मैं क्यों फालतू में सोच रहा हूँ, मैं क्यों इतना सोचता हूँ, तो उसका जो मूड है वो चेंज हो जाएगा। किसमें, स्माइल में। कहने का मतलब जो उसका सैड मूड था, सैडनेस जो थी, वो इंटरप्ट हो गई, किससे, हैप्पीनेस से, राइट। ओके, तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब मैं कुछ नहीं करूंगा, दुनिया में कोई कुछ नहीं करेगा, तो ह्यूज साइलेंस क्या पता उस सैडनेस को इंटरप्ट कर दे। दुनिया दुखी है, वो दुख, जो दुख है वो क्या पता खत्म हो जाए, इंटरप्ट हो जाए। लेकिन दुख है किस बात का, और नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, वो दुख है और नेवर, कभी भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम खुद को समझते ही नहीं है। खुद को ना समझने का दुख ही सबसे बड़ा दुख है, खुद को ना समझने का दुख। ये क्या बात हुई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट को टच करने वाले हैं। ओके, आध्यात्मिक बात करेंगे इस 2 लाइंस के अंदर, और वो क्या है, हम इंसान जो है अपने आप को नहीं समझते। मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ तो इस शरीर का कंफर्ट, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, अच्छा बिस्तर, यही मेरे लिए सब कुछ है, और उन चीज़ों की दौड़ में मैं लगा रहता हूँ। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या कहता है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, खाना पीना बिस्तर वगैरह, ये कंफर्ट वगैरह, ये शरीर के लिए है, उस शरीर के लिए जो कभी इनको साथ नहीं लेके जाएगा। तो कहने का मतलब एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। जब ये शरीर ही टेम्परेरी है तो उससे जुड़ी हुई चीजें भी टेम्परेरी है, उन टेम्परेरी चीजों से मिलने वाली खुशी भी टेम्परेरी है। तो मैं इन टेम्परेरी चीजों के लिए अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अपने हाथों को हर्ट कर रहा हूँ, नेचर को हर्ट कर रहा हूँ, सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और सबसे जरूरी पार्ट जो है अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं तो एक आत्मा हूँ, आत्मा जिसमें ये शरीर जो मकान की तरह, किराए का मकान बोला जाता है, और ये इसमें परमानेंट नहीं रहेगी, आत्मा को शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये रियलाइजेशन होता, देखो ये तो बात है, और नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम खुद को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, खुद के एक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे एक्शन सही है या नहीं है। इसीलिए जो संत महात्मा थे वो इस बात को समझते थे, और उन्होंने जब कहा कि मैं नहीं मरबो संसारू, कि मैं नहीं मरूंगा संसार मरेगा, इस बात को हम नेक्स्ट लाइन से कनेक्ट करते हैं। देखो, एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और किस बात का दुख है, और थ्रेटनिंग, डराने का, आवरसेल्व्स, खुद को, विथ डेथ, किसके साथ, डेथ के साथ। ये सबसे बड़ी सैडनेस का कारण है। हम चाहे कितने ही ब्रॉड व्यू वाले बन जाएं, कितने ही दबंग क्यों ना बन जाएं, डोमिनेटिंग क्यों ना बन जाएं, डेथ से हर कोई डरता है। और डेथ से डरते क्यों है, इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि समझा ही नहीं खुद को। जब समझा ही नहीं तो दुख होगा, क्या नहीं समझा, हम खुद को शरीर मान के बैठे हुए हैं, तो शरीर तो एक दिन खत्म होना ही है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, ये तो सच है। तो फिर मैं कौन हूं, कैसे इस दुख से बाहर निकलूं। जैसा भी मैंने कोट किया कि मैं नहीं मरबो संसारू, किसी संत ने कहा कि मैं नहीं मरने वाला, ये संसार मरेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, जिसने ये कहा क्या उसका शरीर खत्म नहीं होगा,
होगा। लेकिन इस बात को समझो, जो स्पिरिचुअल एक इंसान होता है, जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो समझता है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मेरे किराए का घर है और शरीर खत्म होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा तो सिर्फ चोले बदलती है, शरीर बदलती है। तो आत्मा जब मरती ही नहीं तो दुख किस बात का? तो जब मैं मरता ही नहीं हूं तो डेथ मुझे डरा कैसे सकती है? मैं क्यों डरूंगा डेथ से? क्योंकि डेथ शरीर की होने वाली है, मेरी नहीं। तो ये बात जिस संत ने कही वो समझता है इस बात को कि मैं नहीं मरबो, मैं नहीं मरूंगा। ये संसार के लोग जो खुद को शरीर मानते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं, उनको दुख होगा, वो सैडनेस के अंदर है, वो डेथ से डरते हैं। और डेथ से डरते हैं तो एक दिन मरेंगे। मैं नहीं मरने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात आप समझने की कोशिश करें कि असल में इंट्रोस्पेक्शन इसीलिए जरूरी है। अब हम थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में समझते हैं। तो उनका तरीका है ध्यान मुद्रा के अंदर जब बैठकर यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या है, मैं हूँ क्या, मेरा असल स्वरूप क्या है। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, इन्होंने भी इसी तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया, खुद को समझा, अपने अंतर्मन के अंदर जांच किया, इंट्रोस्पेक्शन किया। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन पॉसिबल कब है? कीपिंग क्वाइट। जब हम अपने एक्शंस को स्टॉप करेंगे, अपने माइंड को स्टॉप करेंगे, अपने आर्म्स को स्टॉप करेंगे, अपनी लैंग्वेज को स्टॉप करेंगे, तब पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अल्टीमेटली बात वापस कहाँ आ गई? कीपिंग क्वाइट पर। अगर हम चुप रहते हैं, अगर हम कीप क्वाइट करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा उससे? हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। जब इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे तो अपने अंतर्मन की जांच करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा मरती नहीं, और मरती नहीं तो डेथ से डरने की जरूरत नहीं है। और जब मरती नहीं तो सैडनेस किस बात की, और वो सैडनेस हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये अल्टीमेट बेनिफिट हो गया किसका? कीपिंग क्वाइट, चुप रहने का। तो ये एक आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आगे वाला पार्ट इसका करते हैं भी थोड़ा सा। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेंजा इसके अंदर, स्टेंजा नंबर 8, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब हम इंसान ऐसे हैं जो सीखना ही नहीं चाहते, हम बेवकूफ़ हैं लेकिन समझदार भी हैं। इंसानों ने सब कुछ नेचर से सीखा। हमने प्लेन बनाना नेचर से सीखा, हमने टायर बनाना नेचर से सीखा, आग जलाना नेचर से सीखा। नेचर से हम सीखते आए हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन अभी भी हम शायद कुछ गलतियां कर रहे हैं, और अभी भी नेचर इतना पोटेंशियल रखती है कि हमें सिखा सकती है। तो चलो सीख लेते हैं। क्या सीखना है? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। शायद ये अर्थ, धरती हमें कुछ सिखा सके। अर्थ क्या सिखाएगी? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर चीज सीम्स डेड। ओके, एक बात और, ये 7 स्टेंजा ही चल रहा है, 8 स्टेंजा ये है। ओके, सीम्स डेड, जब हर चीज एक तरह से डेड लगेगी, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वो प्रूव करती है टू बी अलाइव, जिंदा होना। सिंपल से एग्जांपल देख के चलते हैं। इंसानों के लिए मैसेज है, ये अर्थ है, यहाँ जंगल है, और यहाँ पर आग लग जाए तो क्या होगा? जब आग लग जाएगी पूरा जंगल जलकर राख में बदल जाएगा, और देखने वाले को क्या लगेगा? अरे ये तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वहीं पर जब हमें लगता है कि कुछ नहीं बचा, देखो क्या लिखा है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेटर, लेकिन बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, वही प्रूव करती है कि वो भी जिंदा है। और उसी राख के अंदर जब बारिश होती है तो उसी राख में से न्यू प्लांटेशन, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, एक नया जंगल निकल के आता है मोर एनर्जी के साथ। तो ये एक मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, या इस एज के लोगों के लिए जो 12th में है, या उनके लिए मैसेज क्या है? हमारी लाइफ में फेलियर्स आ जाएं, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, फेल हो जाएं, लास्ट अटेम्प्ट भी हमारा निकल जाए, ओवर एज हो जाए, उसके बाद भी अगर लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचा जीवन में, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं जीकर क्या करूँगा, अब कुछ बचा ही नहीं है, वहाँ पर भी जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लाइफ फिर भी ब्यूटीफुल है। लाइफ बाद में प्रूव करती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब आपका पर्पस पहचानो। जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो जिसमें फेलियर अगर हो गया तो आपका जीवन व्यर्थ है। किसी और काम के लिए आप बने हैं, भगवान ने आपको किसी और काम के लिए रिजर्व रखा हुआ है। उस काम को पहचानने की कोशिश करें, वेट करें। जैसा पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, तो उस पोइम के अंदर बहुत अच्छे से बताया कि जो वेट करते हैं भगवान के ऑर्डर का, जो प्लानिंग का कि मुझे क्या करना है लाइफ में, वो भी असल में भगवान को सर्व कर रहे होते हैं। चलो अभी इस पे वापस आ जाते हैं। तो कुल मिला के अर्थ जो है वो इतना पोटेंशियल रखती है कि वो हमें सिखा सकती है, हमें सीखना चाहिए। ओके, लास्ट जो 2 लाइन्स हैं वो क्या है? नाउ, अब मैंने जो पूरी बात समझानी थी वो समझा चुका हूँ। अब क्या करते हैं? आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा। ऐसा कौन कहते हैं? पाब्लो नेरूदा पोइट कहते हैं कि मेरा जो मैसेज था वो क्लियर कर दिया, अब मेरे पास एक ही काम बचा है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा। मैं आपको ये टास्क दूंगा कि आप अपनी एक्टिविटीज को रोकें, जरा वेट करें और इंट्रोस्पेक्शन करें।
एंड यू कीप क्वाइट, एंड आप लोग क्या करेंगे, जब मैं 12 तक काउंट करूंगा आप चुप रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा मतलब पोइट का जो काम था, जो एक ड्यूटी थी वो फुलफिल हो गई, वो पूरा हो गया। एंड यू मीन्स हु, द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा संसार, संसार के लोग, आप क्या करेंगे, अब आप स्टिल हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। और जब पूरी दुनिया एक साथ मिलकर जब इंट्रोस्पेक्शन करेगी, और जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम फालतू में ही लड़ रहे हैं, हम बिना बात के नेचर को, जो हमारे घर है, इसको स्पॉइल कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये बात जब समझ में आ जाएगी तो दुनिया का रूप ही बदल जाएगा, दुनिया बहुत ही जीने लायक एक सुंदर जगह बन जाएगी। तो इस बात को समझना है कि पोएम काफ़ी अपने अंदर एक मीनिंग रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, कीपिंग क्वाइट अबाउट keeping quiet and its importance, that how keeping quiet will lead this world to the utmost peaceful world, a world which will be free from any kind of hatredness and destruction. Hopefully you enjoyed this one. If you have not subscribed this channel yet, do subscribe. Thank you very much.